दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो कभी गरीबी, करप्शन, क्राइम और स्लम्स इन चीज़ों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वो दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। ये कहानी है सिंगापुर की, जो कि एशिया का एक बहुत ही छोटा सा देश है। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है अल्टीमेट माइंड्स। कहानी सुनने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम सिंगापुर को एक बेहद ही अमीर और डेवलप कंट्री के रूप में जानते हैं, लेकिन सिंगापुर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त सिंगापुर गरीबी, क्राइम, स्लम्स इन बातों के लिए ही जाना जाता था। फिर सिंगापुर आज इतना अमीर कैसे है? इस सवाल का जवाब जानने के पहले हमें सिंगापुर के इतिहास के बारे में जानना होगा। सिंगापुर असल में एक आइलैंड है। क्षेत्रफल के हिसाब से वो दिल्ली शहर से भी आधा है, पर 16वीं शताब्दी में सिंगापुर पर डच और पोर्तुगीज ने अपनी कॉलोनी बसाई थी। नॉमिनल तौर पे सिंगापुर सुल्तान ऑफ जोहरी के कब्जे में हुआ करता था, लेकिन दोस्तों 1819 में थॉमस रॉल्फ, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने सिंगापुर को खरीद लिया। उस समय सिंगापुर के पास से बहुत से जहाज दूसरे देशों में जाते थे। इसी का फायदा लेते हुए ब्रिटिशर्स ने सिंगापुर को एक पोर्ट बना दिया। वहाँ पर किसी भी जहाज को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। एक तरीके से वहाँ फ्री ट्रेडिंग चल रही थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। 1942 से 1945 तक सिंगापुर जापान के कब्जे में रहा। उसी समय सिंगापुर की हालत पहले से भी खराब हो गई। गरीबी बढ़ने लगी, लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने की हालत में थे। भूखमरी और बीमारी के कारण दिन ब दिन लोग मर रहे थे। पूरा सिंगापुर एक कूड़े कचरे का ढेर बन चुका था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो सिंगापुर फिर से ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। लेकिन अभी भी सिंगापुर की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे सिंगापुर सेल्फ गवर्नेंस की तरफ बढ़ने लगा। 1959 में जब सिंगापुर में पूर्ण रूप से चुनाव हुए तो पीपल्स एक्शन पार्टी के लीडर ली क्वान यू सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बने। तब ली क्वान यू महज 36 साल के थे। यही से सिंगापुर की किस्मत बदलना शुरू हुई। ली क्वान यू सिंगापुर के लिए मसीहा बन चुके थे। वो सिंगापुर को एक महान देश बनाने की राह पर चल रहे थे। ली क्वान यू जब प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने कई सारी चुनौतियां थी। उनको लगता था कि अगर सिंगापुर को तरक्की करनी है तो उसे मलेशिया के साथ जुड़ना पड़ेगा। 1963 में सिंगापुर मलेशिया से जुड़ गया, लेकिन दोनों मुल्क के लोगों के बीच तनाव बढ़ता गया। रेसिज्म के आधार पर वहाँ दंगे भी होने लगे। अंत में 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया। अब सिंगापुर को अपनी राह खुद बनानी थी। प्रधानमंत्री ली क्वान ने एजुकेशन के तरफ ध्यान देना शुरू किया। एक नए सिंगापुर बनने के लिए ये बेहद ही अहम कदम था। धीरे धीरे सिंगापुर तरक्की की राह चढ़ने लगा, पर इस तरक्की की राह चढ़ने के लिए कई कड़े कानून भी बनाए गए थे। आज भी वो कानून वहाँ पर लागू है। जैसे कि सिंगापुर में आज भी च्युइंगम बैन है। च्युइंगम खाने पर $1000 का जुर्माना वहाँ देना पड़ता है। और वैसे ही आप सिंगापुर में कूड़ा कहीं भी नहीं फेंक सकते हैं। रास्ते पर कूड़ा फेंकने पर आपके गले में कूड़ा फैलाने वाला हूँ इस प्रकार का बोर्ड गले में लटका दिया जाता है, और साथ ही पूरा रास्ता भी साफ करने के लिए लगाया जाता है। इसी सब कानून के चलते हुए सिंगापुर में आप पॉर्न भी नहीं देख सकते हैं। पॉर्न वहाँ बैन है। ये लॉ सिंगापुर के नागरिकों के लिए ही नहीं
बल्कि उन सारे देशों से आए हुए नागरिकों के लिए भी है जो वहाँ घूमने आते हैं। अगर वो ये रूल्स तोड़ते हुए पाए जाते हैं तो उन पर भी सेम एक्शन होता है। बढ़ते ट्रैफिक से निपटने के लिए सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई सारे नियम लागू किए हैं। इसी से एक जुड़ा, अगर सिंगापुर में आप कार खरीदते हैं तो उसमें भारी टैक्स आपको चुकाना पड़ता है और इसी के कारण सिंगापुर में कार बहुत ज़्यादा महंगी होती है और लोग एसी बस में ट्रैवल करते हैं। दोस्तों, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड यानी HDB वहाँ के लोगों के लिए सस्ते घर बनाती है। सिंगापुर में इस संस्था के कारण हर व्यक्ति के पास अपना खुद का घर है। दोस्तों, सिंगापुर की कुल आबादी 58 लाख है। 700 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला ये देश दुनिया का एक बहुत छोटा देश है और इतना छोटा देश होने के कारण वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। सिंगापुर की पॉपुलेशन डेंसिटी 8020 है, जो भारत से 15 गुना ज़्यादा है। पॉपुलेशन से निपटने के लिए सिंगापुर में जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन लोगों के ऊपर फाइन भी लगाया जाता है। पर दोस्तों, इतने ज़्यादा सख्त नियम होने के बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलेनियर सिंगापुर में है। वहाँ हर छोटा व्यक्ति करोड़पति है। सिंगापुर में 75% लोग चाइनीज़ हैं, 8% लोग मलेशियन हैं तो 3% लोग इंडियन हैं। बाकी सारी कंट्रीज़ के लोग भी वहाँ रहते हैं, जैसे यूरोपी, अमेरिकी, अरब, इन जगहों से भी वहाँ पे लोग रहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिंगापुर की ताकत है। वहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ली कियोन यू को सिंगापुर के लोग भगवान मानते हैं। सही मायने में उन्होंने सिंगापुर को इस काबिल बनाया। एक बार की बात है, सिंगापुर में जब पायलट्स ने स्ट्राइक कर दी तब ली कियोन यू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने कहा, मेरे अंदर लोहा भरा है, मुझसे मत टकराओ। ये नेतागिरी यहाँ नहीं चलेगी। मैं तुम सब लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा और 5 दिन के अंदर सिंगापुर एयरलाइंस चालू करूंगा। इसीलिए सब पहले अपने काम पर लौटे, फिर मुझसे बात करना। ये सुनकर 1 घंटे के अंदर पायलट डर गए और अपने अपने काम पर लौट आए। ऐसे थे ली कियोन यू। वाकई में उन्होंने 1959 से लेकर 1990 तक, जब तक वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सिंगापुर को एक महान देश बनाया। सिंगापुर में लोगों को सभी सुविधाएं मिलती है, वो भी पब्लिक के ऊपर कम से कम टैक्स लगाकर। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? उसका कारण है सिंगापुर की मल्टीनेशनल कंपनियां सरकार के अंडर होती है। वहाँ से जो पैसा आता है वो देश में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि टीम से एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर कंपनी है। सिंगापुर के लोगों को सिखाया जाता है कि ये देश उनका घर है और इसे साफ रखना उनकी जिम्मेदारी है। इसीलिए सिंगापुर बहुत ही साफ सुथरा देश सारी दुनिया में मशहूर है। वैसे ही सिंगापुर लिस्ट करप्ट कंट्री में 4थे स्थान पर आता है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में वो 3रे स्थान पर आता है। हर क्षेत्र में सिंगापुर टॉप 5 में आता है। इतना छोटा देश होने के बावजूद आज सिंगापुर सारी दुनिया में राज कर रहा है। तो दोस्तों, आज की सिंगापुर की ये कहानी यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।